क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सड़क पर आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, जिस सरकारी अस्पताल में इलाज होता है या जिस योजना का लाभ आपके खाते में आता है, उसका असली खर्च कौन उठा रहा है? आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। भारत के 28 राज्यों पर कुल मिलाकर 92.73 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। चौंकिए मत, देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिस पर कर्ज न हो। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों की हालत तो यह है कि उनका कुल कर्ज उनके सालाना बजट से भी बहुत आगे निकल चुका है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में जब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के सवाल का जवाब दिया तो देश की आर्थिक सेहत का एक ऐसा सच सामने आया जिसे जानना हर टैक्स पेयर और आम नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आसान भाषा में समझेंगे राज्यों पर इतना कर्ज क्यों चढ़ रहा है, क्या मुफ्त की योजनाएं और चुनावी राजनीति देश को कर्ज के भंवर में धकेल रही है, और सबसे बड़ा सवाल, इस 92 लाख करोड़ के कर्ज का आपकी और हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, जो कि आरबीआई की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट्स पर आधारित है, देश के टॉप 10 राज्यों का कुल कर्ज ही अकेले 66.28 लाख करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार का वर्ष 2026-27 का पूरा देश का बजट लगभग 53 लाख करोड़ रुपए था, यानी सिर्फ 10 राज्यों का कर्ज पूरे देश के केंद्र सरकार के सालाना बजट से भी बड़ा है। इस सूची में दक्षिण भारत के 5 प्रमुख राज्य मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबे हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि कर्ज बनाम बजट का गणित कितना बिगड़ चुका है। हिमाचल प्रदेश 2026-27 का कुल बजट करीब 54,928 रुपए है, जबकि राज्य पर कर्ज 1,01,241 करोड़ रुपए 2025 तक पहुंच चुका है, यानी बजट से लगभग दोगुना कर्ज। पंजाब बजट 2.60 लाख करोड़ का है, लेकिन कर्ज का आंकड़ा 3.79 लाख करोड़ रुपए के पार है। पश्चिम बंगाल सालाना बजट लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि कर्ज 7.25 लाख करोड़ रुपए। बिहार बजट 3.47 लाख करोड़ रुपए और कर्ज 3.7 लाख करोड़ रुपए। आंकड़े साफ बताते हैं कि 2024 से 2025 के बीच भारत के किसी भी एक राज्य का कर्ज कम नहीं हुआ, बल्कि हर जगह यह लगातार बढ़ा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कर्ज इतना बढ़ क्यों रहा है? क्या राज्य सरकारें सिर्फ अस्पताल, स्कूल, हाईवे और बुनियादी ढांचा बनाने के लिए लोन ले रही है? जवाब पूरी तरह हाँ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका एक बड़ा कारण है चुनावी अर्थशास्त्र। हाल के वर्षों में जिन राज्यों में चुनाव हुए या होने वाले हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम, वहां चुनाव से ठीक 1 साल पहले कर्ज में भारी बढ़ोतरी देखी गई। तमिलनाडु ने एक ही साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज जोड़ा। असम के कर्ज में एक साल में करीब 18.63% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। जब चुनाव पास आते हैं तो सरकारें लोक लुभावन घोषणाएं करती है। फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने नकद ट्रांसफर, कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते। इन योजनाओं के लिए तात्कालिक फंड की जरूरत होती है। जब राज्य का अपना राजस्व कम होता है तो सरकारों के पास कर्ज लेने के अलावा
कोई रास्ता नहीं बचता। विकास के लिए लिया गया कर्ज बुरा नहीं होता, क्योंकि उससे भविष्य में संपत्ति और रोजगार बनता है। लेकिन जब कर्ज का इस्तेमाल केवल दैनिक खर्चों और मुफ्त योजनाओं की भरपाई के लिए किया जाने लगे, तो वह राज्य को कर्ज के जाल में फंसा देता है। राज्य जितना चाहे उतना कर्ज ले सकते हैं, या इस पर कोई लगाम भी है? संसद में पूछे गए सवाल पर सरकार ने संविधान के आर्टिकल 293 के 3rd सेक्शन का जिक्र किया है। यह नियम बहुत सीधा है। अगर किसी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पहले कोई कर्ज ले रखा है और बकाया है, तो वह राज्य के केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना नया कर्ज नहीं ले सकता। तो फिर सवाल उठता है कि जब केंद्र के पास नियंत्रण की शक्ति है, तो कर्ज 92 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया? यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के अपने तर्क हैं। केंद्र सरकार का रुख, केंद्र का कहना है कि वे राज्यों को उनकी राजकोषीय क्षमता और नियमों के तहत ही कर्ज की सीमा तय करते हैं, ताकि राज्य पूरी तरह दिवालिया न हो। राज्यों का तर्क, राज्य सरकारों का आरोप रहता है कि केंद्र से उनका जीएसटी शेयर, अनुदान या केंद्रीय टैक्स का हिस्सा समय पर नहीं मिलता, जिससे उन्हें अपने रूटीन खर्चों के लिए भी बाजार से लोन लेना पड़ता है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि सिर्फ राज्य ही नहीं, खुद केंद्र सरकार पर भी भारी कर्ज हैं। वर्ष 2025-26 में भारत सरकार का कुल कर्ज 201 लाख करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित है, और केंद्र सरकार सालाना 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो सिर्फ अपने कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। इस पूरी एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इस 92 लाख करोड़ के कर्ज से आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? शायद आप सोचे कि कर्ज तो सरकार ने लिया है, बैंक को चुकाएगा, हमें क्या? लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के पास अपना कोई निजी पैसा नहीं होता। सरकार का हर रुपया आपके और हमारे दिए गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। 3 बड़े खतरे जो आदमी को झेलने पड़ते हैं। विकास कार्यों में रुकावट, जब राज्य की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है, तो नए स्कूल, बेहतर सड़कें, आधुनिक अस्पताल और रिसर्च के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। टैक्स और सेस का बोझ, कर्ज चुकाने के लिए सरकारें अक्सर पेट्रोल डीजल पर वैट, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य स्थानीय शुल्क बढ़ा देती है। भविष्य की पीढ़ी पर बोझ, आज जो कर्ज लिया जा रहा है उसका भुगतान आने वाली पीढ़ियां करेंगी। इसका सीधा मतलब है कि देश की आर्थिक बुनियाद कमजोर होना। तो आगे का रास्ता क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यों को अपने रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने होंगे, फिजूल खर्ची पर रोक लगानी होगी और कैपेक्स यानी बुनियादी ढांचे पर ज्यादा ध्यान देना होगा। राजनीति में वोट बैंक के लिए अल्पकालिक योजनाओं से इतर दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर समय रहते राजकोषीय अनुशासन नहीं अपनाया गया, तो यह आर्थिक असंतुलन आने वाले सालों में राज्यों के विकास का पहिया रोक सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राज्यों की कर्ज लेने की सीमा और सख्त होनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब मिलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।